नमस्कार विद्यार्थियों, हमने लेसन नंबर 6 पढ़ लिया है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर और कुछ मुख्य बातें। करते हैं स्टार्ट आज का लेसन नंबर 6 राजतंत्र। पहले बात करते हैं याद रखने योग्य बातें। तो पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका निर्माण हुआ 1885 में। इसका मुख्य एजेंडा है धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण और इधर नई नई प्रकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन है। फिर नंबर 2 है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में बनी थी। इस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण। ये पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक लेवल पर विशेष दिया गया दर्जा उस खिलाफ है। ये देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून निर्माण। यहाँ विद्यार्थियों का 10 हो गया है। यहाँ लिखा है धर्मांतरण। धर्मांतरण इसको उसी कर लेना। धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में। फिर है बहुजन समाज पार्टी। 1984 में बनी थी। काशीराम ने बनाई थी। पार्टी साहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, अंबेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कल्याण और उनके हित की रक्षा के लिए सबसे अधिक सक्रिय है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। ये पार्टी 1964 में बनी थी। इसका मुख्य एजेंडा क्या है? लेनिनवाद में आस्था, मतलब ये लेनिन के विचारों को मानते हैं। मार्क्सवाद समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में चुनावों को बहुत ही उपयोगी और सहायक मानते हैं। फिर आती है पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। 1925 में बनी थी। ये पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करती है। अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में। ये पार्टी संसदीय, मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हित को आगे बढ़ाने का उपक्रम मानती है। मतलब ये चुनावों को गरीबों के हित के लिए मानती है। फिर है रांगपा अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 1999 में बनी थी। इस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय, संघवाद में आस्था। ये पार्टी भारत में जन्मे लोगों के लिए आरक्षण की मांग करती है। फिर है राजनीतिक पार्टी क्या होती है? पार्टी में एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ता है। उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सत्ता की प्राप्ति। ये सब बातें अपने पहले कर चुके हैं विद्यार्थियों। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, देखिए आप। सब बातों पर हमने विस्तार से बात की थी। फिर बात एक पार्टी के 3 मुख्य हिस्से क्या है? एक नेता होता है, सक्रिय नेता और उनके समर्थक। इसके अलावा अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाता है। मतलब चुनावों में अलग अलग पार्टियों से अलग अलग लोग चुनाव खड़े होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा वोट लेता है वो चुनाव जीत जाता है। फिर प्रत्येक पार्टी अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपना एजेंडा या अपना विजन जनता के सामने रखते हैं। जनता चुनावों में जिस पार्टी की वो नीति या एजेंडे को पसंद करते हैं उसे वो वोट करते हैं। दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक पार्टी देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान संशोधन के अंदर भी प्रत्येक पार्टी का योगदान है। अब देखो चुनाव में क्या होता है? कम सीट जो मिलती है वह पार्टी विपक्षी पार्टी कहलाती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, कम सीट का मतलब यह नहीं है कि सबसे कम, खाली चुनाव जीतने वाली पार्टी से कम सीट है। फिर है भारत में चुनाव आयोग। विद्यार्थियों यहाँ थोड़ा गलत हो गया। यहाँ चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की संख्या इंडिया में 750 से क्या है? ज्यादा है। कई देशों में केवल एक ही पार्टी को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था चीन और कम्युनिस्ट पार्टियां वहां वो काम करती है। बस कुछ कंट्रीज में क्या है? 2 पार्टियां राज करती है।
इसे द्विदलीय या दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन में। और जब बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आने का प्रयास करें या बहुत सारी पार्टियों को सत्ता में आने का मौका मिल सके, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं इंडिया में। फिर शासक दल क्या होता है? वह दल जो उस कंट्री में राज कर रहा हो उसे शासक दल कहते हैं। दल बदल क्या होता है? जब विधायिका के लिए मतलब संसद के लिए कोई पार्टी विशेष छोड़कर नेता अन्य पार्टी में चला जाए तो उसको बोलते हैं दल बदल। अब एक एक अंक वाले प्रश्न। तो यहाँ पहला प्रश्न है, किसी भी एक प्रांतीय या राज्य दल का नाम बताइए। तो वो है सिक्किम मोर्चा, मिर्चा नेशनल फ्रंट, बीजू जनता पार्टी और अन्य। आप चाहो तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई भी पार्टी लिख सकते हो। फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? संस्कृति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। ये एक प्रमुख सिद्धांत है। तो किसी देश के लिए कानून निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वह राजनीतिक पार्टी। अब वो प्रश्न करेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में, मतलब किताब वाले क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट होंगे अपने। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला ही प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी क्या भूमिका थी? मतलब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या महत्व रखती है, उसके बारे में करते हैं बात। तो पहला महत्व क्या है? चुनाव लड़ना। अधिकांश दल चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में चुनाव अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में लड़ा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज उम्मीदवारों का चुनाव अपने अपने ढंग से करती है। मतलब प्रत्येक पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी वो अपने हिसाब से देगी। और भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। मतलब उस पार्टी का जो मुखिया होगा, ये पार्टी का जो बड़ा लीडर होगा, वही चुनाव में सीटें बांटेगा। फिर नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। और प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपनी नीतियां और कार्यक्रम है वो जनता के सामने रखती है, और जाके जनता उनकी नीतियों को कार्यक्रमों चुन सके, पसंद कर सके। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाते हैं ताकि सरकार अपनी नीतियों को एक सही दिशा दे सके। अलग अलग पार्टियां अपने विचारों को अपने तक समेटती है। सरकार प्राय शासक दल की नीतियों के अनुसार काम करती है। मतलब सरकार में जो कानून बनेंगे, जिस भी पार्टी का राज होगा, वे अपने पार्टी के हिसाब से कानून बनाती है। फिर है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। इसके अलावा प्रत्येक पार्टी देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानूनों पर क्या है, आप जानते हो, कानून बनते तो क्या होती है, बहसबाजी होती है और उन्हें संसद में पास करवाते हैं। लेकिन विधायिका के मेंबर कोई ना कोई क्या है, पार्टी के मेंबर अवश्य होते हैं। इसी कारण क्या है, वे अपनी पार्टी के मुख्य नेता के हिसाब से अपना फैसला करते हैं। फिर सरकार बनाना। पार्टी ही सरकार बनाती है और सरकार करती है। जो पार्टी चुनाव जीतेगी वह सरकार बनाएगी और महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में फैसला करती है। फिर उन्हें मंत्री बनाते हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा से राज भी कर सके। इसके अलावा विरोधी पार्टी के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। सरकार के प्रत्येक काम के अंदर अपने राय रखते हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ आम जनता को बताती है ताकि आम जनता फैसला कर सके कि उनकी जो मुख्य सरकार है क्षेत्र में वे काम कैसा कर रही है। इसके अलावा जनमत निर्माण, जनता का मत कैसे बनेगा? तो चुनावों के समय, चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में सरकार बनेगी तब भी क्या है, अलग अलग पार्टीज अलग अलग मुद्दों के हिसाब से जनता को बताती है। इससे भी क्या है, जनमत का निर्माण होता है। फिर ये कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। पार्टियां ही सरकारी मशीनरी अथवा सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें जनता तक पहुंचाती है। एक आम नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में पॉलिटिकल पार्टी से जान पहचान बनाना क्या आसान है कि पॉलिटिकल पार्टी से नेता होते हैं वो आम जनता समर्थन देते हैं। इसी कारण लोग दल को अपना करीबी मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांग का ध्यान रखना होता है, वरना अगले चुनाव में जनता उनको हरा सकती है।
फिर पॉलिटिकल पार्टी सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उन्हें कोई ना कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है। जो नियमन है, पहला, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी के अंदर कोई भी आंतरिक रूप से लोकतंत्र नहीं होता। पार्टियों के पास ना तो मेंबर की लिस्ट होती है, न ही उनकी सांगठनिक बैठक होती है। इनके चुनाव भी नहीं होते, मतलब ये पार्टी कमी है। इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं को साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान रहता है कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले उस पार्टी का मुख्य नेता ही कर लेता है। कुछ ही नेताओं के पास वास्तव में शक्तियां होती है। इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह लोग अपने नेता से निष्ठा रखते हैं। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। इसके अलावा बहुत सारी ये चुनौती है कि पार्टी के मुखिया के मरने के बाद या बूढ़ा होने के बाद उसका पुत्र या पोता ही पार्टी का अध्यक्ष बनता है। यहाँ ये बात बोली गई है कि यहाँ पार्टी के नेता अनुचित लाभ लेते हैं। वे अपने नजदीकी लोगों, रिश्तेदारों, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। ये दल के अन्य मेंबर के साथ क्या है, अन्याय है। ये बात लोकतंत्र में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पद पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा धन और अपराध। सभी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, इसके लिए हर तरीका अपनाती है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार खड़े करती है जिनके पास पैसा हो या पैसा हो वो इकट्ठा कर सके। कई बार इस कामों में पार्टियां अपराधियों का समर्थन करती है या अपराधियों की सहायता लेती है। इससे भी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल में, राजनीति में अपराध बढ़ रहा है। चौथा, विकल्पहीनता। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों में नीति और कार्यक्रमों में अंतर। कुछ वर्षों से दलों में अंतर कम हो रहा है। ये प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने मिल रही है। भारत की बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर अंतर कम रह गया है। जो इससे अलग नीतियां बनाते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाना है। वो सुझाव दे। मतलब यहाँ बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज में आप क्या क्या सुझाव चाहते हैं। तो जो सुझाव हम चाहते हैं वो निम्नलिखित है। पहला, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि को मंत्री पद या पैसे के लालच में वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं। नए कानून में अपना दल बदलने वाले सांसदों को अपनी सीट भी गंवानी होगी। ठीक है, गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों को प्रभाव कम करने के लिए ऑर्डर जारी किया है कि इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति और अपने आपराधिक मामलों का एक शपथ पत्र देना होता है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलने लगी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी चुनावों को संगठित रूप से कराने और उन सभी पार्टियों को आयकर भरने का नोटिस दे दिया। दलों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, परंतु कई बार इससे क्या है, खाना पूर्ति ही हो जाती है। कुछ अन्य सुझाव भी हैं। पहला, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून होना चाहिए। सभी दल अपने मेंबर की लिस्ट रखें, अपने संविधान का पालन करें और सबसे बड़े पद के लिए, मतलब पार्टी के मुखिया के पद के लिए चुनाव करवाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक पार्टी में महिलाओं को कुछ अनुपात में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इन पार्टियों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो क्या होगा, महिलाएं भी क्या है फिर चुनाव में भाग लेगी। और चुनाव खर्च सरकार को उठाना चाहिए। सरकार को प्रत्येक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए धन देना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। ये काम पत्र लिखने या प्रचार करने और आंदोलन के जरिए हो सकता है। यदि पार्टियों लगे कि सुधार न करने उनका जनाजा गिरेगा तो इससे वो क्या है, गंभीर हो जाएंगे और फिर वो जनता की बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुधार की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, जो लोग वास्तव में देश में सुधार चाहते हैं, उन्हें खुद को भी क्या है, कोई ना कोई पार्टी में शामिल होना होगा। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुधार को नहीं माना है। अगर मान ले तो बहुत कुछ क्या सुधार हो सकता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज का अर्थ क्या होता है, तो राजनीतिक दल को लोगों का ऐसा समूह मान सकते हैं जिनका जो चुनाव लड़ने
और सरकार में शामिल होने के उद्देश्य से काम करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान रखकर ये समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाती है। प्रश्न 5, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? तो यहाँ आप लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी में निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला, पॉलिटिकल पार्टी समाज के सामूहिक हित को ध्यान रखकर कुछ नीतियां बनाते हैं। दूसरा, दल लोगों का समर्थन पाने के लिए चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। तीसरा, पार्टी की समाज के बुनियाद और राजनीतिक विभाजन को दर्शाती है। चौथा, पार्टी समाज के हिस्से से संबंधी है, मतलब पार्टी कोई ना कोई समाज से पक्का ही जुड़ी होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग विशेष पर क्या होगा, झुकाव अधिक होगा। फिर किसी पार्टी की पहचान उसकी नीतियों से और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। इसके अलावा प्रत्येक पार्टी कुछ 3 हिस्से, पहला उनका मुख्य नेता, फिर सक्रिय नेता है, सक्रिय मेंबर, और फिर है उनके समर्थक। प्रश्न 6, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए जो लोग एक साथ आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पहली सूची और सेकंड सूची का मेल करें, नीचे दिए गए नामों को सही मिलाएं। तो विद्यार्थियों एकदम सही मिलाते हैं अपने। यहाँ भाजपा का दल कौन सा है? कांग्रेस का कौन सा है? ये कम्युनिस्ट का कौन सा है? ये कौन सा है? ये। तो पहले का उत्तर हुआ 3, दूसरे का उत्तर हुआ 1, तीसरे का उत्तर हुआ 4, चौथे उत्तर हुआ 2। तो आप यहाँ देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, उत्तर होगा ये। तो पहले में ये आ गया, दूसरे में ये आ गया, चौथे में ये, अपना उत्तर होगा ये। ये देखिए बिल्कुल सही उत्तर अपना। फिर इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, मतलब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो विद्यार्थियों उसका उत्तर होगा काशीराम। फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? पहला है बहुजन समाज, दूसरा है क्रांतिकारी लोकतंत्र, फिर आधुनिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो बीजेपी पार्टी सिद्धांत एक ही है, राष्ट्रवाद, मतलब देश ही सब कुछ है। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए। पहला, पार्टीज पर लोगों का विश्वास अधिक नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के नाम घोटालों में आते हैं। कि सरकार चलाने के लिए पार्टी का होना आवश्यक नहीं है। अब निम्न में से कौन सी बात सही है? यह बात आवश्यक है, ये बात और ये बात सही है, मतलब ए और बी, मतलब ए और बी पार्टी। निम्नलिखित उदाहरण को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। फरवरी 2007 में इन्होंने पार्टी बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व बनाना, अच्छा शासन और नया बांग्लादेश का निर्माण था। उन्हें लगा कि पारंपरिक दलों से अलग एक नई पार्टी ही राजनीतिक को संस्कृति की तरह कर सकती है। उनका दल निचले लेवल से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। तो उन्होंने क्या किया, नागरिक शक्ति नाम से एक पार्टी बनाई। तो बांग्लादेश में हलचल मच गई। उनके फैसले को लोगों ने पसंद किया, अनेक को अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं। इस सरकार न केवल घोटालों से दूर होगी बल्कि घोटाले और काले धन की समाप्ति को भी आगे लाएगी। पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुरानी पार्टी नेताओं संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, और राजनीति क्या एक अलग चीज है।
चुनौती भरी है, विवादित है। कुछ अन्य लोगों स्वर बहुत ही कड़ा था। वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही है। क्या विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों से संदेशों से सहमत है? इस पार्टी को अलग काम करने के लिए खुद को किस प्रकार से संगठित करना चाहिए? अगर आप इस पार्टी के संस्थापकों में से एक होते तो आप इसके पक्ष में क्या बोलते? तो जहां तक मेरा ख्याल है, मोहम्मद यूनुस ने नई पार्टी बनाकर अच्छा किया। जनहित की इच्छा रखने वालों को अवश्य आगे आना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। जन कल्याण करने वालों को आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना काम करते जाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित पार्टी निसंदेह निष्पक्ष और जन कल्याण के कार्यों पर आधारित होगी। इस पार्टी में ईमानदार लोगों को लाया जाएगा, क्योंकि तभी ये अलग मिसाल बन पाएगी और दूसरों से क्या अलग काम कर पाएगी। यदि मैं इस पार्टी के संस्थापक मेंबरों में से होता तो मैं आम जनता को विश्वास दिलाता कि मोहम्मद यूनुस निर्मित पार्टी आदर्शों पर आधारित है और ये जनता के कल्याणकारी कार्यों को करेगी। तो विद्यार्थियों, ये था आज का अपना वीडियो। मेरे हिसाब से जितना मैं प्रयास किया है, आप प्रयास पसंद आएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।